साल था 1939। त्रिपुरा में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव हो रहे थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष के लिए खड़े हुए थे। उनके खिलाफ पी सीतारामैया को खड़ा किया था गांधी जी ने। गांधी जी का कहना था पी सीतारामैया की जीत ये गांधी की जीत है और बोस की जीत ये गांधी की हार है। सुभाष चंद्र बोस काफी बहुमत से कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष चुनाव के तुरंत बाद गांधी जी अनशन पे बैठ गए और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अनशन स्टार्ट कर दिया। उनका कहना था सुभाष चंद्र बोस की नीति ये वायलेंस की है और कांग्रेस की नीति नॉन वायलेंस की। तुम्हारी सोच एकदम गलत है सुभाष। हिंसा से कभी कुछ हासिल नहीं होता। भारत की आजादी का एकमात्र उपाय है अहिंसा। सुभाष चंद्र बोस को रिजिग्नेशन देना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे कारनामे किए थे जिससे गांधी उनके अगेंस्ट चले गए थे। सुभाष चंद्र बोस इतने बड़े बन चुके थे कि गांधी बोने लगने लगे थे उनके सामने। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक में होता। शुरुआती स्कूली पढ़ाई उन्होंने रेवन शॉ कॉलेजिएट स्कूल से की। उसके बाद वो कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन ले ली। प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो हीरो बन गए थे बिकॉज उन्होंने एक टीचर की पिटाई कर दी थी। वो टीचर काफी ज्यादा डिसरेस्पेक्ट करता था हिंदू कल्चर्स की और हिंदू सिंबल्स। सुभाष चंद्र बोस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। कॉलेज के हीरो बन गए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन कॉलेज ने उन्हें रस्टिकेट कर दिया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस आगे पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज चले गए, जहाँ पे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1919 में उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब लंदन जाएंगे और वहाँ पे इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे। इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्जाम देने का एक ही उद्देश्य था कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे चलती है उसको समझना, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को समझना, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को समझना और डिप्लोमेसी को जानना। इंडियन सिविल सर्विसेज में उनकी 4th रैंक आई, लेकिन उन्हें जॉब नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे स्वामी विवेकानंद से। उनका कहना था वो ब्रिटिशर्स के लिए काम नहीं कर सकते बिकॉज ब्रिटिशर्स उनके लोगों का उत्पीड़न करता है, उनके देश का नुकसान करता है, उनके देश को लूट रहा है और उनके लोगों को गुलाम बना रहा है। ब्रिटिशर्स के लिए वो कभी काम नहीं करेंगे। 1921 में वे भारत वापस आए और उन्होंने हिस्सा लिया भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में। उनके घर वाले नाराज थे। इतनी बड़ी नौकरी थी? चाकरी थी बाबा, चाकरी रहता मैं। अच्छा, तो अब तुम क्या हो? क्रांतिकारी। गुलाम और क्रांतिकारी में सिर्फ एक ही फर्क होता है, नियत का। गुलाम की नियत होती है चाकरी, जी हुजूरी, और क्रांतिकारी की नियत होती है सिपाही। सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चले गए महात्मा गांधी से मिलने। अब क्यों? बिकॉज उस समय महात्मा गांधी काफी ज्यादा पॉपुलर नेता बन चुके थे। उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा थी और उनको ये जानने में दिलचस्पी थी कि कैसे हम ब्रिटिशर्स की सत्ता छीन लेंगे और स्वराज बनाएंगे। वो गांधी जी से मिले, मुलाकात की, कई सारे सवाल पूछे। गांधी जी ने शांत रहते धैर्यपूर्ण उनके सवालों को समझा और उनके उत्तर दिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे गांधी जी के उत्तरों से। कुछ से संतुष्ट थे लेकिन कुछ से बिल्कुल भी नहीं। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता वापस आए और यहाँ उनसे मुलाकात हुई देशबंधु चित्तरंजन दास से। देशबंधु चित्तरंजन दास उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उनके सुभाष चंद्र बोस के काफी विचार मिलते थे। ये पहली मुलाकात काफी निर्णायक रही। सुभाष चंद्र बोस ने यह डिसाइड किया कि चित्तरंजन दास ही उनके राजनीतिक गुरु हो गए और वो उन्हीं के आदर्शों पर आगे बढ़ेंगे। चित्तरंजन दास का कहना था भारत की स्वतंत्रता के लिए सिर्फ अहिंसा ही नहीं, जो भी बन पड़े वो करना है, फिर चाहे वो हिंसा ही क्यों ना हो। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में शामिल हो गए और चित्तरंजन दास जी के साथ काम करना स्टार्ट कर दिए। 1921 में देशभक्ति का आंदोलन पूरे देश में प्रखर रूप से चल रहा था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, उसी के साथ साथ बहिष्कार आंदोलन की भी शुरुआत की थी। बहिष्कार आंदोलन में अंग्रेजी कपड़ों को जलाया जा रहा था, अंग्रेजी वस्तुओं को जलाया जा रहा था और स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित किया जा रहा था। अब सुभाष चंद्र बोस को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इस आंदोलन को काफी अच्छे से चलाए कलकत्ता में। अब बेसिकली हुआ क्या था, उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत के दौरे पे आए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स के आने की खुशी में ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके स्वागत में लग चुकी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई शहरों को स्वागत के लिए तैयार किया, जैसे कि मुंबई और कलकत्ता। उस समय कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस की जिम्मेवारी थी कि वो इस आंदोलन को बखूबी निभाए। चित्तरंजन दास कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आएंगे तो उस दिन हड़ताल की जाएगी, काले झंडे दिखाए जाएंगे, अंग्रेजी सामान को जलाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को जिम्मेदारी दी गई थी कलकत्ता में इस आंदोलन को चलाने की। जैसे ही प्रिंस ऑफ वेल्स कलकत्ता में आए, सुभाष चंद्र बोस उनके कार्यक्रम में घुस गए और उनके कार्यक्रम में उनका अपमान कर दिया। उसके पश्चात सुभाष चंद्र बोस को 6 महीने का कारावास सुनाया गया। वही चित्तरंजन दास को मजबूर किया गया कि वो कांग्रेस अध्यक्षता से अपना इस्तीफा दे दे। 1922 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस जेल से वापस आ चुके थे और उनको जिम्मेदारी दी कि वो स्वराज पार्टी के लिए जन आधार बनाए। इसके लिए उन्होंने फॉरवर्ड नाम का अखबार स्टार्ट किया। सुभाष चंद्र बोस को उस अखबार का संपादक बनाया। सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे सुंदर लेख लिखे और स्वराज पार्टी के लिए एक जन आधार क्रिएट किया। 1924 में स्वराज पार्टी कलकत्ता के कॉर्पोरेशन इलेक्शन जीत गए। सिर्फ इसी के साथ साथ सिर्फ यही नहीं, वो बंगाल की भी बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी थी। अब ब्रिटिशर्स को यह डर लगने लगा था कि कहीं सुभाष चंद्र बोस या फिर ये स्वराज पार्टी उनके अगेंस्ट में इतनी बड़ी ना हो जाए कि कांग्रेस छोटी लगने लगे। बिकॉज सुभाष चंद्र बोस काफी अग्रेसिव व्यक्ति थे, चित्तरंजन दास भी काफी एग्रेसिव व्यक्ति थे, तो ये दोनों को नियंत्रित करना काफी ज्यादा जरूरी था ब्रिटिशर्स के लिए। ब्रिटिशर्स का कहना था कांग्रेस उनके लिए सेफ्टी वॉल है और कोई और पार्टी जो कांग्रेस से बड़ी बन जाए वो हमारे लिए खतरा हो सकती है। इसलिए उन्होंने 24 अक्टूबर 1924 को सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट कर लिया गया और 2 साल के लिए रंगून भेज दिया गया।
उसी बीच 1925 में देशबंधु चित्तरंजन दास का स्वर्गवास हो गया। पूरी की पूरी स्वराज पार्टी बिखर गई और फिर से कांग्रेस में विलीन हो गई। सुभाष चंद्र बोस जब अपनी सदा काट के वापस आए तो उन्हें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के युवा मंच का अध्यक्ष बनाया गया। उसी के साथ साथ उनको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ऑफ कांग्रेस का भी अध्यक्ष बनाया। इसी के साथ साथ आगे चल के उन्हें कलकत्ता का मेयर भी बना दिया। साल था 1928। ये शुरुआत थी एक नए अध्याय की। सुभाष चंद्र बोस ने इस साल ऐसा कारनामा कर दिया था कि वो बंगाल से पूरे देश के नेता बन गए। ब्रिटिशर्स का पूरा फोकस सुभाष चंद्र बोस के ऊपर आ गया। ब्रिटिश सरकार हिल गई। उस बोस ने ब्रिटिश राज का एक मजाक बनाकर रख दिया और ये सब तुम्हारी गलती है स्टैनली। ऐसा क्या किया सुभाष चंद्र बोस ने? सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का पहला गठन किया। सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी का गठन अब तक 3 बार हो चुका है। सबसे पहले कलकत्ता में, दूसरा जर्मनी में और तीसरा सिंगापुर में। कलकत्ता में जब उन्होंने आर्मी का गठन किया था तब उनके पास हथियार नहीं थे, उनके पास डंडे थे, यूनिफॉर्म थे और डिसिप्लिन था। ब्रिटिशर्स की छाती पे उन्होंने कलकत्ता के अंदर आर्मी मार्च निकाला और स्वतंत्रता के लिए एक नया उपदेश जनता को दिया। ब्रिटिश सरकार इससे बौखला गई क्योंकि उनके नाक के नीचे, उन्हीं के गढ़ में, उनके छाती पे किसी ने आर्मी बनाई थी उनसे युद्ध करने के लिए। सुभाष चंद्र बोस देखते ही देखते पूरे देश में फेमस हो गए और पूरे देश में इनका जनाधार बनने लगा। सुभाष चंद्र बोस को लोग अब चाहने लगे थे, उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो चुके थे। समय था 1929 का। सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी ऑल टाइम हाई बन चुकी थी। इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया था कांग्रेस की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर बन चुके थे सुभाष चंद्र बोस। अब समय था 1929 का। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी लाहौर कांग्रेस कमेटी के समेत और अन्य नेताओं के साथ लाहौर कांग्रेस कमेटी में प्रस्ताव जारी करने चले गए थे। वहां पे गांधी जी ने डोमिनियन का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उसका भरपूर विरोध किया। यह पहली बार हुआ जब सुभाष चंद्र बोस ने खुले मंच से गांधी जी का विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस का कहना था हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए फुल इंडिपेंडेंस। यही कहना था जवाहरलाल नेहरू का भी। लेकिन गांधी जी का कहना था कि इंडियंस अभी इंडिपेंडेंस के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमें डोमिनियन स्टेटस के साथ जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को गांधी जी ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके पारित कर दिया, लेकिन यह प्रस्ताव सिर्फ कुछ ही समय के लिए था। 31 दिसंबर 1929 को, यानी प्रस्ताव पारित करने के सिर्फ 2 से 3 दिन बाद ही जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे आधी रात को विशाल सभा को संबोधित करते हुए फुल स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस यहीं पे पीछे नहीं हटे। उन्होंने एक नया प्रस्ताव लाया। उस प्रस्ताव का कहना था कि हमें फुल इंडिपेंडेंस तो चाहिए ही, लेकिन उसी के साथ साथ हमें चाहिए एक पैरेलल गवर्नमेंट आज के समय में। इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने गिरा दिया गया। उसी के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस और श्रीनिवास अय्यंगर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी से निकाल दिया गया। क्यों? उन्होंने गांधी जी का विरोध किया था, ये मुझे नहीं पता। सुभाष चंद्र बोस काफी ज्यादा गुस्से में थे और काफी नाराज भी थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी का नाम था कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी। इस पार्टी का गठन करने के लिए वो लाहौर से कलकत्ता वापस आए और ब्रिटिशर्स ने उन्हें फिर से अरेस्ट कर लिया 1 साल के लिए। अब समय था 1932 का। यहाँ पे हुआ क्या, अलग अलग अब सुभाष चंद्र बोस को वापस 1 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। उनके आने के बाद उन्होंने वापस कांग्रेस में काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने लेबर यूनियंस को एकत्रित करना स्टार्ट कर दिया, किसानों को एकत्रित करना स्टार्ट कर दिया। उसी के साथ साथ युवाओं को भी अपने साथ जोड़ना स्टार्ट कर दिया। उसी समय कई सारे पैक्ट्स भी, प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिए गए थे कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस पूरी तरीके से एक नया आंदोलन छेड़ने में लगी हुई थी। सुभाष चंद्र बोस भी एक सिविल डिसबर्नेंस क्रिएट करने में लगे हुए थे। अंग्रेजों को ये लगा कि अगर ये आंदोलन सक्सेसफुल हुआ तो एक बहुत बड़ा सिविल अनरेस्ट हो जाएगा पूरे देश में, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सारे बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया 1932 को। सुभाष चंद्र बोस भी उनमें से एक थे। 2 साल के लिए जब उन्हें सिनोई की जेल में भेजा गया, जो कि आज के सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रदेश में स्थित है, उस जेल में उनकी तबियत काफी खराब हो गई। साल भर के बाद ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें रिहा कर दिया और जर्मनी के लिए फोर्सफुली भेज दिया और उनको फोर्सफुली यूरोप भेज दिया। सुभाष चंद्र बोस की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वो भारत को छोड़ के यूरोप चले जाए, लेकिन उनकी तबियत इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्हें इस जाने के लिए मजबूर किया गया। वो यूरोप चले गए और वहां पे उन्होंने अपने 4 से 5 साल बिताए। इन 4 से 5 सालों के बीच में उन्होंने इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत की, जो कि उनकी किताब थी। इसी के साथ साथ उन्होंने पूरे यूरोप में अलग अलग जगह पे ऑफिसेस सेटअप किए ताकि इंडिया इंडिपेंडेंस की मूवमेंट को ग्लोबल लेवल पे चैलेंज नहीं कर सके, ब्रिटिशर्स की मानसिकता को एक्सप्रेस कर सके, ब्रिटिशर्स की मानसिकता को एक्सपोज कर सके। इसके लिए उन्होंने गद्दार पार्टी, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, अलग अलग पार्टीज की मदद ली ताकि भारत का जो शोषण ब्रिटिशर्स कर रहे हैं उसे पूरी दुनिया के सामने लाया जाए। उस समय यूरोप काफी बड़ा था, उसका काफी ज्यादा कंट्रोल था वर्ल्ड की डेमोग्राफी के ऊपर, वर्ल्ड की जीडीपी के ऊपर। 1936 में सुभाष चंद्र बोस को यह पता चला कि उनके ऊपर अधिकृत रूप से ब्रिटिशर्स ने बैन लगा दिया है कि वो कभी भी भारत वापस नहीं जा सकते। सुभाष चंद्र बोस को इस बात का काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो भारत चले आए। जैसे ही वो मुंबई पोर्ट से उतरे, उनके लिए लाखों के तादाद में एक भीड़ थी उनके स्वागत के लिए। सुभाष चंद्र बोस का बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। ये स्वागत दिखा रहा था कि सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी में कोई भी कमी नहीं आ रही है। सुभाष चंद्र बोस जब कलकत्ता के लिए रवाना हुए तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें फिर से अरेस्ट कर लिया। उन्हें फिर से साल भर के लिए जेल में भेज दिया गया, लेकिन तबियत खराब, जनता के विरोध की वजह से उन्हें वापस जेल से रिहा कर दिया गया।
वो वापस यूरोप चले गए, लेकिन इस बार उनका यह लक्ष्य था कि यूरोप वो जब जाए तो वो ये अंडरस्टैंड करे कि ब्रिटिशर्स की क्या स्थिति है वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। उनको ये जानना था कि वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश और इंग्लैंड की क्या स्थिति होने वाली है। सिर्फ यही नहीं, उन्हें यह भी जानना था कि इस वर्ल्ड वॉर 2 का सहारा लेके क्या हम भारत को स्वतंत्र कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने जियोपॉलिटिक्स और भी कई सारी चीज़ों के ऊपर अंडरस्टैंडिंग करना स्टार्ट कर दिया। इस एक साल में उन्हें पता चला कि एडल्फ हिटलर ही वो व्यक्ति है जो उन्हें मदद कर सकता है भारत को स्वतंत्रता दिलाने में। उनका कहना था कि एडल्फ हिटलर एक लीडर व्यक्ति है जो सही डिसीजन लेना जानता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी है। अगर एडल्फ हिटलर भारत को स्वतंत्र दिलाने में मदद करे तो हम स्वतंत्र बन सकते हैं। इसके लिए उन्होंने हिटलर से कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। समय था 1938। उन्हें पता चला कि कांग्रेस के अध्यक्षता के इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो वापस भारत चले आए और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षता का चुनाव भारी बहुमत से जीत लिया। अब वो कांग्रेस के अध्यक्ष तो बन चुके थे, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस की नीति बदल दी थी। जो कांग्रेस पहले अहिंसा की नीति पे चल रही थी, अब सुभाष चंद्र बोस उस अहिंसा की धज्जियां उड़ा रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने बड़े लेवल पे हिंसा करवानी शुरू कर दी थी। वो एंड्रू सर से मिलना था। क्या काम था? उन्होंने फाइल मंगाई थी। कौन सी फाइल? ब्रिटिशर्स डर गए थे बिकॉज उनको लगता था 1857 की क्रांति रिपीट हो रही है। सुभाष चंद्र बोस के जो लोग थे जिन्होंने आईएनए के अंदर हिस्सा लिया था, जो सबसे पहली आईएनए 1928 में कलकत्ता में बनाई थी, अब वो लोगों के पास हथियार आ चुके थे। ये लोग चुन चुन के ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या कर रहे थे, उन्हें गोलियों से उड़ा रहे थे, जिसके वजह से ब्रिटिशर्स के मन में खौफ था और वो ये जानते थे कि सुभाष चंद्र बोस जर्मनी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो इस व्यक्ति को कैसे भी करके कांग्रेस अध्यक्षता से निकाल देना है और कांग्रेस से बाहर फेंक देना है। इसके लिए उन्होंने गांधी जी को प्रस्ताव दिया कि सुभाष चंद्र बोस वायलेंस की नीति पे चल रहे हैं, जो कि कांग्रेस की नीति के गलत है। सुभाष चंद्र बोस को नॉन वायलेंस की नीति पे ही चलना चाहिए। वो यही नहीं, वो हिटलर से भी कांटेक्ट कर रहे हैं, जिसने काफी ज्यादा हिंसा मचाई हुई है पूरे यूरोप में। इस बात का बुरा लगा गांधी जी को और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ षड्यंत्र करना स्टार्ट कर दिए। कैसे करके 1939 का चुनाव आ गया था। अब सुभाष चंद्र बोस इस चुनाव के लिए तैयार थे। उनके लिए केक वॉक था, लेकिन उनकी मुश्किलें अब बढ़ रही थी बिकॉज गांधी जी ने अपना पूरा सामर्थ्य लगा के पी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़ा कर दिया। पी सीतारामैया के लिए गांधी जी ने कहा कि पी सीतारामैया की जीत ये गांधी की जीत है और बोस की जीत ये गांधी की हार है। इस नारे के साथ उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और पी सीतारामैया बुरी तरीके से हार गए। सुभाष चंद्र बोस को काफी बड़ा बहुमत मिला और वो कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने। चुनाव के तुरंत बाद गांधी जी अनशन पे बैठ गए। उन्होंने वर्किंग कमेटी के सदस्यों को कहा कि आप सुभाष को काम करने मत दीजिए, आप रिजिग्नेशन दीजिए। सुभाष चंद्र बोस एक भी प्रस्ताव पारित नहीं कर पाए। गांधी जी का कहना था सुभाष की नीति ये वायलेंस की है, कांग्रेस की नीति है नॉन वायलेंस की। कांग्रेस की क्या नीति होगी ये कांग्रेस का अध्यक्ष तय करता है, लेकिन गांधी जी इसके पूरा अगेंस्ट है। कांग्रेस से उन्होंने मजबूर किया सुभाष चंद्र बोस को निकालने के लिए। मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फाइनली रिजिग्नेशन दे दिया। मुझे माफ कीजिएगा बाबू, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। ये सुभाष चंद्र बोस की हार नहीं थी, बल्कि ये शुरुआत थी भारतीय इतिहास के नए अध्याय की। आशा नहीं थी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।